एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक्स जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने स्टॉक्स आपसे पूछेंगे। बताइए आप क्या खरीदेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में एक काफी अच्छा रिवर्सल कैंडल आज फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें नेक्स्ट 1 से 2 दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी पर फोकस होगा। सबसे पहले इंडियन होटल, जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, मेरे भी रडार पर ये काउंटर है। इसे खरीदने की सलाह होगी। रीजन बीइंग, ये पर्टिकुलर काउंटर ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है और वहां से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। इंडियन होटल को 755 के टारगेट के लिए 715 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पे आया है वो है रियल स्टेट स्पेस में से गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर भी काफी अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। एक फॉलोअप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2025 और 2065। 2025 पहला टारगेट होगा एंड 2040 2065 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1970 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि अगर मार्केट थोड़ा भी सुधरेगा तो सबसे पहले बीटा, हाई बीटा वाले काउंटर से चलेंगे और उसमें से रियल एस्टेट का नाम तो अव्वल नंबर पर आता है। एक और चीज़ मैं रियल एस्टेट के बारे में बताऊं आपको, डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा पिटने वाले सेक्टर्स में से एक ये शामिल है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ही, इसमें कईयों की वैल्यूएशन तो अब उस जगह पर आ गई है कि जहाँ पर जिन्होंने पिछले 2.5-3 साल का गेन भी खो दिया अपना, तो यानी कि 3 साल पहले का भाव और आज का भाव वो एक जितना है। बात परसेंटेज की नहीं है, बात समय के अनुसार की भी है कि 3 साल पहले का जो रेट है वो आज आपको मिल रहा है वैसे ही। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आइडेंटिफाई कीजिएगा छाट के। नीलेश भाई ने ऑलरेडी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का नाम आपके सामने रख दिया, ये तो आपको देखना ही देखना। और ये रियल एस्टेट के काउंटर्स आज करीब 1.5% ऊपर है। ध्यान इस चीज़ का रखा जाए, नो एग्रेशन है, नो डिप्रेशन वाला अभी भी मार्केट है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है, और मैंने सुबह भी आपको बताया था, मेरे को तो आज अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज सुबह बाजार टूटा क्यों, अभी भी क्यों टूट रहा है, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया। मैंने तो सुबह कुणाल परार से कई बार जोश में आते पूछ लिया कि मेरे को कुछ नया रीज़न बताओ बाजार गिरने का, है ना। तो श्रीकांत चौहान, मैं भी आपसे पूछता हूँ, बाजार आज क्यों गिरा? आपके पास रीज़न था सर क्या? अपने क्लाइंट आपको, मान लो चलो मेरे जैसा कोई क्लाइंट आ जाए सरफिरा और आपको फ़ोन करे, श्रीकांत जी सर नमस्ते, थैंक यू, है ना, आप मेरे को बताओ सर आज बाजार क्यों गिर रहा है, तो आप क्या बोलते हो उसको? मेरे को पुराना रीज़न मत देना सर, एफआईज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वैल्यूएशन खराब, ये सब वो है। आज आप क्या बोलते अगर मैं आपको फ़ोन करता, बोलता श्रीकांत चौहान बताओ आज बाजार क्यों गिर रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे अगर हमारे मार्केट के ट्रेंड की अगर बात करें तो जो पिछले 4 या 5 दिनों में हमने जो सेल ऑफ देखा है उसमें नो डाउट कि एफआईज ने बेचा है तो वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये जो लिवरेज पोजीशंस जो मार्केट में खड़ी थी उसमें भी कई जगह पे हमने देखा है कि अनवाइंडिंग हो रही है, काफी सारा पोजीशन लिक्विडेट होते जा रहा है और वो एक भी प्रेशर मार्केट में बना हुआ था। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो नहीं था मार्केट में, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमेशा मार्केट अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है। तो आज तोड़ने के बाद एक बात तो क्लियर थी कि 22,000 या तो मे बी शायद 21,900 के बीच में मार्केट स्टॉप तो लेगा, लेकिन जो एक इनिशियल फेज था मार्केट का वो तो यही लग रहा था कि यस, यहां से 100-200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। और अभी भी अगर आप देखें तो जो लिवरेज पोजीशंस थी उसमें लिक्विडेशन जारी है। तो मुझे लगता है इसी वजह से अभी भी मार्केट रुका हुआ है, हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो आपको, मुझे और सभी को पता है वो है मिस्टर ट्रम्प, और वो कभी कौन सी चाल खेलेंगे हमें नहीं पता है। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है ना, वो मार्केट में मिसिंग है। तो इसीलिए हायर लेवल्स पे तो मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है, तो हायर लेवल्स पे और खरीदारी नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल उठ के ये क्या और बात करेंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब तक ये पर्टिकुलर फ्रंट पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हमें लगता है कि हमारा मार्केट इतना ही वॉलेटाइल रहेगा एक बड़े रेंज में। बट यहां से अगर 2 से 3 महीने का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक तो डेफिनेटली देखने मिलेगा। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। और इस बीच मैं बोलूँगा कि एफआईज के साथ साथ में डीएस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। पहली बार मैंने 64% की होल्डिंग्स देखी है। पिछले 1-1.5 साल हो गया, मैं तो भूल ही गया था कि डीएस 64% भी खरीद सकते हैं क्या माल, बट उन्होंने खरीदा। एक हमारे मित्र हैं, मैंने सुबह भी उनका नाम लिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग से उन्होंने एक पॉइंट और एक पिक्चर मेरे को भेजी, वो आनंद साहू।
उन्होंने फेविकोल की ऐड देखी है ना आपने, फेविकोल की ऐड आजकल आती है जिसमें दो बच्चे खेल रहे होते हैं तो दोनों के हाथ चिपक जाते हैं और बाद में दोनों एक साथ म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। नहीं देखी तो टीवी पे आती है फेविकोल की ऐड, वो वही एग्जैक्टली वही ऐड है। एफआईज और डीआईज का हाथ एक ही मार्केट में चला गया। एफआईज ने तो वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया, लेकिन डीआईज ने उसी मार्केट में पैसा डालना शुरू किया, दोनों के हाथ चिपक गए हैं। अब ऐसे चिपके हैं कि जब तक एफआईज पूरी तरह से हाथ नहीं निकालता डीआईज भी हाथ नहीं निकालेगा। और थैंक यू करूंगा मैं थोड़ा डीआईज को, हम बहुत ज़्यादा पिट सकते थे, हमें थोड़ा कम पिटने दिया, इसके लिए थैंक यू भी डीआईज का। और उन्होंने पैसे को अच्छे से लगाया भी और अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाया। आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, ओशो कृष्णन को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, एंजल वन से हमारे साथ हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको बताएंगे। लेके आइए ओशो सर को। ओशो जी नमस्ते सर, अभी आपने कॉल्स में ढूंढना कुछ शुरू किया या फिर आपने पहली स्टडी पुट्स के अंदर ही ढूंढा या पुट ही ढूंढी आपने? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पे जी। नहीं, ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है इतने गिरावट के बाद एक कन्विक्शन बाइंग की तरफ ज्यादा है। सो आज स्टार्टिंग ट्रेड से ही पहला ट्रेड बाई की तरफ ही देखने को मिल रहा है एंड मुझे लगता है अब यहाँ से मार्केट बहुत लिमिट हो गया, डाउनसाइड काफी लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें अग्रेसिवली बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही खोजनी चाहिए। एंड आज का जो ऑप्शंस में ट्रेड लेके आया हूँ वो भी कॉल ऑप्शन लेके आया हूँ। कंज्यूमर ड्यूरेबल में वोल्टास का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। करेंटली 36 रुपीज के आसपास चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं वोल्टास में। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट इसका रहेगा नियरली 65 का एंड स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करना है 21 रुपीज का। मैक्सिमम लॉस इस पूरे ट्रेड सेटअप में नियर अबाउट 4200 के आसपास का रहेगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 9000 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। अभी आज कॉल्स पे आ गए आखिरकार, और वोल्टास तो हम एक दो दिन से वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं। आज सुबह भी दो मेहमानों से मेरी चर्चा हुई, दोनों ने वोल्टास बताया। एक दो दिन पहले भी हमने डेरिवेटिव्स डाटा से आपको वोल्टास के बारे में जिक्र किया था। ओशो सर अच्छा लगा आपने हमको ट्रेड बताया, 1400 की कॉल है। देखो सिंपल सी वजह है, मैं तो बिल्कुल सिंपल ही सोचूं, सिंपल ये सोचूं कि भैया आगे चल के गर्मी आ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, शेयर में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है तो पुल बैक में पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा, बैलेंस शीट की कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, ऑनरशिप में टाटास की कंपनीज हैं। पांचवा, इसके पीयर्स अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे को कोई खास बड़ी दिक्कत दिखती नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक ठीक सी लग रही हैं। आप चेक करो, आप भी देख लो ना, 1400 की कॉल है, इसको खरीदना है अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना। 35 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। 21 का स्टॉप लॉस रखो, 65 रुपये का टारगेट है। 9 और 4 यानी 1:2 की रेशियो कैलकुलेटेड है, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया ओशो सर का तरफ से एक ऑप्शंस का ट्रेड। एक नीचे खबर आप IRCTC के रिगार्डिंग देख पा रहे हैं, सरकार ने CPSE में अपग्रेड करने की इसको मंजूरी दे दी है। CPSE का मतलब आप जानते होंगे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि जो सरकारी कंपनीज हैं जो सेंटर से जुड़ी हुई हैं, जिनका दखल सिरा सेंटर से है, स्टेट के अधीन नहीं है, तो उनका अपना एक बाकायदा फंड है हमारे भारत में, तो जिसको हम CPSE फंड कहते हैं। CPSE का अलग से कंपनीज का बल्क भी बना हुआ है, नॉन ट्रेडेबल इन नेचर है बट ट्रेडेबल उनकी कंपनीज हैं, तो उसमें इसकी अपग्रेडेशन की बात की गई है। IRCTC की शेयर बहुत पिट चुका है, 677 का रेट है। एक चीज़ मेरे को पता करनी है, मैं फटाफट से पता कर लेता हूँ, और पता करते हैं किन से पता करें, ध्वनि से पता करें, ध्वनि से करते हैं। ध्वनि एक चीज़ बताओ आप मेरे को, ये IRCTC ना, मान लो किसी के पास 900 रुपये का, 850 रुपये का या 1000 रुपये की रेंज है, रफ 900 पकड़ लो एवरेज प्राइस। अभी रेट आ रहा है 677 का, ठीक है ना। थोड़ा बॉटम अगर आपको बनता हो दिख रहा है तो मैं ना हिम्मत करके एवरेज कर सकता हूँ। हमारा प्रिंसिपल है कि फॉल में एवरेज नहीं करना, बट कई बार ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे फॉल में ही एवरेज करना कंपलसरी हो रहा है। तो आप मेरे को बताओ, जिनके पास पुराना माल पड़ा है एवरेज कर लें, नए वालों के पास पैसे नहीं है। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे हम एवरेजिंग की बात कर रहे हैं। तो और अगर IRCTC का वीकली स्ट्रक्चर पुल करके लेके आते हैं तो वहां पे देखने को मिल रहा है 620 से लेके नीचे की तरफ में 570, यहाँ से करीब अभी 100 पॉइंट्स, और वहां पे जो एक लेवल बन रहा है उसके अंदर सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। तो हाल फिलहाल में यहाँ पे गिरावट है जो थोड़ी सी और यहाँ पे गहराती हुई देखने को मिल सकती है, बट जैसे कोई भी डिप आपको मिलता है जहाँ पे 600
400 से लेके 570 का जो लेवल है वो काउंटर वापस से रिटेस्ट कर रहा है। वहां पे एवरेजिंग करना काफी समझदारी का काम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज भी तो 2022 जुलाई के अंदर ये लेवल टेस्ट करा गया था, और उसके बाद 2023 के अंदर भी इन्हीं लेवल्स के पास एक सपोर्ट लेवल कायम हुआ था, और वहां से हमने एक अच्छा खासा रनअप भी देखा काउंटर के अंदर। तो वापस उन्हीं लेवल्स को यहाँ पे रिटेस्ट होने दीजिए, और उन्हीं लेवल्स के पास वापस से एवरेज करना काफी समझदारी रहेगी उसमें। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन है। तो जो भी आपने बोला उसमें मेरे को कुछ वैल्यूडेशन करना नहीं है, इसलिए आपने अच्छे से सारी बात बता दी। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया स्टॉक छांट छांट के रख रहे हैं, भले खरीदो या ना खरीदो देख तो लो। बाजार एक बार फिर से लाल निशान में फिसलता हुआ। निफ्टी 3 अंकों की कमजोरी के साथ 22,120 के आसपास कारोबार करता हुआ काफी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार लाल निशान में फिसल चुके हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर तो सुबह से ही कमजोरी दिखी है। निफ्टी 220 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार यहां पर दिखा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, HDFC बैंक सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। लेकिन 3 बज चुके हैं और मार्केट से 3 हमारे खास सेगमेंट का समय हो चुका है। आनंद शुक्ला मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बताएं आज 3 बजे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है खबरों के दम पर? जी हाँ, जैसा कि ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हीरो मोटो की बात कर लेते हैं। हीरो मोटो की जो कुल बिक्री है वो 4.6 लाख यूनिट से घटकर 3.88 लाख यूनिट पहुंच गई है। वहीं घरेलू बिक्री की बात करें तो घरेलू बिक्री 4.45 लाख यूनिट से घटकर 3.57 लाख यूनिट पहुंच गई है। और मोटरसाइकिल बिक्री की बात करें तो मोटरसाइकिल बिक्री में भी कमी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड की जो कुल बिक्री है वो 1.5% बढ़ी है, लेकिन घरेलू बिक्री जो है वो 4.5% घटकर 15,800 यूनिट पहुंच गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें कुछ खबरों की तो L&T को 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा पेटीएम भी फोकस में है, और पेटीएम ने RBL बैंक के साथ करार किया है, और ये जो करार है वो साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन के लिए किया हुआ है, जिसके चलते शेयर में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें ओला इलेक्ट्रिक की तो कंपनी ने 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया हुआ है, और ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के जो Q3 नतीजे थे उसमें उन्हें घाटा देखने को मिला था, और ये घाटा कम करने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते शेयर में करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स स्पेशली ऑटो सेक्टर से, जहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े आए, जिसके चलते कई स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा। आनंद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन और एक सेगमेंट जहां पर काफी एक्शन है वो है एसी वाले शेयर, जहां पर आज गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पूरी रिसर्च के साथ अब हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन से फैक्टर्स हैं समर सीजन के पहले कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है? ये बिल्कुल एसी स्टॉक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स तापमान जो है वो गर्म हो चुका है, और ऑफ कोर्स जो IMD की एक्सपेक्टेशंस है, खासकर कि आप देखेंगे मार्च के मंथ में, अप्रैल के मंथ में जो अबव एक्सपेक्टेशंस का है। ब्लू स्टार, जो वोल्टस, हैवेल्स, ये स्टॉक्स में जो आज तेज़ी देखने मिल रही है। ब्लू स्टार करीब 6% की तेज़ी से जो है 2000 के आंकड़े के ऊपर है। वोल्टस में भी 5% का जो है अपमूव ऑलमोस्ट आया, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके FNO इंडेक्स में है। और मार्च के औसत जो तापमान है वहाँ के सामान्य से ज़्यादा रहने की जो एक चेतावनी आई है IMD की ओवर द वीकेंड आई थी, और अब जो इन स्टॉक्स में रिएक्शन पड़ रहा है क्योंकि इनकी बाइंग देखने मिल सकती है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो है सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेगा, और मार्च से मई के सामान्य जो बात कहें तो वहाँ पर हॉट वेव का जो है ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी चैनल चेक्स हमने की और यहाँ से पता चला जो चैनल फाइलिंग्स होती है प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे एसीज़ खरीदे जाते हैं समर सीज़न के लिए, वो जो है थोड़ी और ज़्यादा हो रही है।
और प्राइमरी लेवल सेल्स जो है ज़्यादा देखने मिल रहे, तो था खास करके फोर्थ क्वार्टर में कंपनी जो है इन रेवेन्यू को बुक भी करते हैं, और ऑफ कोर्स जो पूरे समर सीज़न है वहाँ पे रियलाइजेशंस देखने मिलती है। तो ऑफ कोर्स एसी स्टॉक्स जो है करेक्शंस भी हुई हैं इनकी, अगर इनकी आप बोले 52 वीक हाई लेवल से करेक्शंस हुई है, ब्लू स्टार की 15%, वोल्टास का 30% और हैवेल्स का भी 32% हुआ है। तो ओवरऑल फ्लोज यहाँ पे जो है वेलकमिंग है, वैल्यूएशंस सस्ते हैं और इम्पॉर्टेंटली ट्रिगर भी है। एक तो वेदर का ट्रिगर है और दूसरा जो चैनल फाइलिंग हो रही है और लास्ट ईयर का बेस भी कम था, तो ग्रोथ की तरफ जो है नंबर्स दिख रहे एसी स्टॉक्स को लेके। तो Q4 और Q1 FY26 इन दोनों क्वार्टर पे नंबर्स जो है स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है एसी का, और इसलिए जो हम देख रहे हैं कि एसी स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी आ रही है। सारे एसी वाले स्टॉक्स ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, जहां पर अच्छे खासे एक्शन यहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ विजुअल्स हम आपके लिए स्क्रीन्स पर लेकर आना चाहेंगे, जहां पर हम मुंबई में है, महाराष्ट्र में या गुजरात की ही बात करें तो काफ़ी गर्मी यहां पर ऑलरेडी मार्च के महीने में ही देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल से भी कुछ विजुअल्स आपके लिए आते हुए, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के रीजन की भी बात करें तो यहाँ पर मार्च में भी बर्फ देखने को मिल रही है, स्नोफॉल अभी भी लगातार। तो काफ़ी डाइवर्स सिचुएशन दोनों स्टेट्स में, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो गर्मी हावी होती हुई ऑलरेडी, वही हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर बर्फ का माहौल है। लेकिन इस बीच कुछ एसी वाले स्टॉक्स पर ही एक राय ले लेते हैं। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूँगी, हैवेल्स, वोल्टास, इनमें से कोई स्टॉक जहाँ पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे इन्हीं काउंटर्स को मैं अभी यही चेक कर रही थी। बट अगर चार्टिकल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं तो फ्रेश पोजीशंस जो है वो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगी। वोल्टास का काउंटर है, उसे होल्ड करने की सलाह डेफिनेटली रहेगी कि आप वोल्टास के काउंटर को होल्ड करके रखें। ऊपर की तरफ काउंटर जो है वो वापस से 1420 का जो लेवल है उसको वापस रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो इसके लिए जो आपको नीचे के स्तर पे मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा 1315 का लेवल। तो रिस्क रिवॉर्ड्स के लिहाज से फ्रेश पोजीशन यहाँ पे रेकमेंड नहीं करी जा सकती है वोल्टास में, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है उसको आप डेफिनेटली होल्ड करके रखिए। ऊपर 1420 तक का जो रन अप है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। और दूसरा काउंटर जो यहाँ पे हैवेल्स का है, हैवेल्स के अंदर मैं कोई भी फ्रेश पोजीशंस रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि काउंटर के अंदर बाकी न्यूज फ्लो के चलते हुए भी एक हमने ब्रेकडाउन देखा। तो ओवरऑल यहाँ पे न्यूज वो नेगेटिव न्यूज की वजह से भी यहाँ पे एक कट देखने को मिल रहा है। तो हैवेल्स को अवॉइड करें, बट वोल्टास को डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चले। वोल्टास को होल्ड करने की सलाह है। 3.5% की तेजी वोल्टास में हम देख रहे हैं और अभी भी अपने हाई से काफी ज्यादा दूर है, 52 वीक हाई से। एक चीज आज बाजार में नोटिस करने वाली है कि पावर के वैल्यू चेन से जो भी स्टॉक्स जुड़े हैं, चाहे ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले हों या फिर पावर फाइनेंसर्स हों, कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हों, हर तरफ आज बाइंग देखने को मिल रही है। और वो तब जो बाजार कमजोर है, वजह यह है कि देखिए ये काफी ज्यादा बीटन डाउन ये सारे के सारे काउंटर्स हैं। और अपने इस साल में अगर देखेंगे तो 20-20, 25-25% तो इस साल ही टूट गए और अपने हाई से करीब 30-35% नीचे आकर ये शेयर कारोबार करें। BEL, BHEL, इसके अलावा अगर हम प्योर अगर कैपिटल गुड शेयरों की बात करें तो कमिंस, ABB, सीमेंस, ये सारे शेयर चल रहे हैं। और इसके अलावा PFC, REC में तो हम तेजी देख ही रहे हैं। श्रीकांत जी, इस स्पेस पर आपकी कहीं नजर है और किसी को अगर पोजिशनल बाय करना हो तो आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि इस बार के जो IIP के नंबर्स आएंगे वो भी मुझे लगता है कि काफी हद तक अच्छे आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उनमें जो सेल ऑफ आया था कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में स्पेसिफिकली, वो काफी डीप सेल ऑफ हमने देखा था। और इसी वजह से अभी मुझे लग रहा है कि इसमें जहां पे कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल फॉर्मेशन बन रहे हैं उन स्टॉक्स में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कमिंस इंडिया हमें अच्छा लग रहा है जो 2830 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले लगभग 2 महीने से ये एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बाकी सब स्टॉक्स में हमने कुछ सेल ऑफ देखा है लेकिन ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से जैसे आज बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना है तो जो नेक्स्ट लेवल्स आएंगे वो आएंगे तकरीबन 2900-2950 के, 29-2950 के बनेंगे। करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो जो मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे वो होने चाहिए काफी टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसे मुझे लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए। तो 2775 यानी 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करें। टारगेट्स रखें 29 से लेकर 2950 के।
300 से लेकर 2950 तक के टारगेट कमिस इंडिया के लिए। और श्रीकांत जी बिल्कुल देखिए ठीक चीज़ कह रहे हैं। पिछले साल क्या था कि चुनाव था और चुनाव के चलते जो कैपेक्स होना था यानी कि जो क्षमता विस्तार होना था कंपनीज की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो हो नहीं पाया था। थोड़ा सा डिलेड इम्पैक्ट उसका आ रहा है और अब जाके ये कैपेक्स हो सकता है और इसके होने के संकेत मिल भी रहे हैं। एक खबर भी आ रही है इंफ्रा रिलेटेड, वो ये कि सरकार ने देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में रफ्तार को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की गई है। क्या जानकारी इसे लेकर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर सकारात्मक खबर है। दरअसल सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने अलग अलग जो मंत्रालय हैं और उनसे जुड़े जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसकी समीक्षा की है। करीब करीब 1700 से ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत प्रति प्रोजेक्ट अगर आप करें 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसकी समीक्षा की गई है, जिसमें रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, पावर, कोल एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समीक्षा की गई है। सभी मिनिस्ट्रीज को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है ताकि जो टारगेट है FY25 का उसको अचीव किया जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें यह है कि जनवरी 2025 तक यानी कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक जो कैपेक्स टारगेट है वो 75% तक पहुंच गया है। मतलब ये कि जो रिवाइज एस्टीमेट है 10.18 लाख करोड़ का FY25 के लिए उसके मुकाबले जो कैपेक्स टारगेट है वो 75% तक पहुंच गया है। तो ये काफी सकारात्मक डेवलपमेंट है। इसके अलावा मिनिस्ट्री से इस बात को निर्देश दिए गए हैं मिनिस्ट्रीज को कि वो स्पेंडिंग में बढ़ोतरी करें और 100% टारगेट को अचीव करें। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनावों की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति है वो थोड़ी धीमी रही, खासकर 2-3 महीने चुनावों की वजह से जो प्रोजेक्ट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। लिहाजा सेकेंड हाफ में हमने देखा कि इसमें तेजी आई, मिनिस्ट्रीज ने अपनी तरफ से जोर लगाया, सरकार ने भी मॉनिटरिंग की, उसमें तेजी देखने को मिली और अब ये जो आंकड़ा है 75% तक पहुंच गया है। इसके अलावा सेंटर की तरफ से राज्यों को जो इंटरेस्ट फ्री लोन इशू किए गए हैं उसका जो रिवाइज एस्टीमेट है वो है 1.25 लाख करोड़ FY25 के लिए। उसके मुकाबले देखें तो अभी तक 1.15 लाख करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। तो जाहिर तौर पे ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट के मोर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर अगर आप देखें, और उम्मीद ये की जा रही है कि FY25 के लिए जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है कैपेक्स का उसको सरकार अचीव कर लेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही टाइमली, बहुत अच्छी आपने ये खबर दी। और खैर ये बजट में अपडेट आया भी था कि जनवरी तक 10.1 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स खर्च हुआ था और मंत्रालयों को आदेश दिया गया है कि नहीं 100% कैपेक्स यूटिलाइज करें। ये एक इशू था, चूंकि इलेक्शन ईयर था, इसके चलते ही इस पर असर भी आया था कैपेक्स यूटिलाइजेशन को लेकर। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, आपके लिए ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे और आपकी कल की भी तैयारी करवा देंगे BTST या फिर STBT के जरिए। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक वाले एक बार फिर आपका स्वागत है। तो खैर इस बीच अगर आप देख रहे होंगे मार्केट्स के अंदर तो एक चीज़ और दिखी आज, वो था रिलायंस का क्रैक होना। सपोर्ट बचा हुआ था किसी तरह से 1200 का, बुरे से बुरे फेज में भी 1200 नहीं जा रहा था, लेकिन 1200 फाइनली तोड़ दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। पर जो कुछ ग्राफिक्स बने हुए हैं वो ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, एक बार अगर आप उसको भी देख लीजिएगा, गौर फरमा लीजिएगा। रिलायंस 1170 रुपये के आसपास चल रहा है। श्रीकांत चौहान एक बार जरा आप चेक करेंगे। बिल्कुल। अरे डिम्पी जी, अगर रिलायंस की अगर बात करें तो हमें इनफैक्ट ये स्टॉक 1250, 1300 सभी लेवल्स पे अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार का जो करेक्शन हुआ है इसमें, वो मैं कहूंगा कि जो एक फुलेस्ट लेवल जो आता है, यानी कि जो मैक्सिमम लेवल आ सकता है करेक्टिव पैटर्न में, आज स्टॉक ने वो भी अचीव कर लिया है। हमें नहीं लगता था कि ये लेवल्स इतने जल्दी आ जाएंगे। बीच में एक मीनिंगफुल रैली एक्सपेक्टेड थी, वो आई नहीं, और एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन जो हो रहा था उसके लोअर बाउंड्री को तोड़ के आज 1150 तक ये स्टॉक आ चुका है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इसका जो एक
पेन निकलना चाहिए था वो निकल चुका है। 1150 के अभी करीब ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यही कहूंगा वापस कि कम से कम 2 से 3 महीने का व्यू हो तो बिल्कुल इसे खरीद के चले, एंड विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर इसे खरीदना है, क्योंकि मार्केट में एक क्रूशियल लेवल पे आ चुका है। तो 1145 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदे। अगर ये स्टॉप लॉस अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिट होता होगा तो आप खरीद लीजिए, बट मुझे लगता है कि 1150 के करीब ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है जी, मैं तो चाहता हूँ बॉटम आउट हो जाए जब मार्केट्स के अंदर रिकवरी का फेस चल रहा और एक और एक्सीडेंट झेल नहीं सकते। रिलायंस का ब्रेकडाउन झेला नहीं जाएगा, बड़ी मुश्किल से पहले यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर रिलायंस प्रॉब्लम करेगा तो फिर एक नया युग शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम्स का। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी 1200 आ जाए, चले ना चले लेकिन टूटे नहीं। अगर इस तरह से टूटा हुआ दिखेगा तो कॉन्फिडेंस डाउन तो होता ही है। एनी हाउ कुछ और शेयर्स ज़रा पता कर लेते हैं। आज की अगर आप लॉन्ग शीट देखेंगे ना तो आपकी बढ़िया लॉन्ग शीट बनी है, यानी कि शेयर्स भी ज़्यादा हैं और थोड़ा सा कन्विक्शन भी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वोल्टास का हर कोई जिक्र कर रहा है, ठीक है। एक और शेयर भी है जिसका जिक्र कम हो रहा है बट उसका परसेंटेज आज काफ़ी अच्छा है, वो है IRFC चल रहा है। कल भी इसके अंदर लॉन्ग बना था, आज भी बढ़िया चल रहा है। लॉन्ग बना था, आज भी बढ़िया चल रहा है। एक बार आप चेक करेंगे नीलेश भाई, IRFC सिंह की कंपनी है। बिल्कुल रिपी जी, देखिए लगातार यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। काउंटर 111 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिले, बट पुल बैक के ऊपर ऊपरी स्तरों पर टिकने की संभावनाएं कम नजर आती है। 120 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो ही यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में है, ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि कोई भी रिवर्सल के इंडिकेशन फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। बेहतर होगा कि इसे अवॉइड करके चले। ठीक है, बेहतर इसे थोड़ा अवॉइड भी किया जा सकता है। अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें। इसी शीट के अंदर कुछ और शेयर्स भी हैं। वरुण बेवरेजेस के अंदर काफ़ी दिनों बाद आज फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। सस्टेन करेगी ध्वनि? आप अगर हैं तो जरा बताएंगे। ध्वनि है हमारे साथ अभी? ठीक है, नीलेश आप नीलेश भाई, श्रीकांत जी आप बताओ ना जरा। VBL 4.5% ऊपर है, वॉल्यूम भी ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्शन आया है VBL में, वो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे फंडामेंटल रीजन भी है जिसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें एक अच्छा पुल बैक हमें देखने मिला है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि 500 के करीब इसमें बड़ा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो कोई भी अगर पुल बैक आता है, स्टॉक अगर शायद पुल बैक और कंटिन्यू करता है 480 470 के रेंज में अगर आता है, तो इसमें से मुझे लगता है कि पोजीशन को कम करना चाहिए। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे लगता है स्टॉक काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आएगा, तो हायर लेवल्स पे पोजीशन कम कर। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दिन के निचले स्तरों के आसपास है, फिर से 1700 रुपए वाले लेवल के आसपास है, और रिलायंस की बात करें तो उसमें जो गिरावट है वो करीब 2.5% के आसपास की। बिना उसके सपोर्ट के भी कम से कम अपने लेवल्स को टिका के रख पा रहा है। थोड़ी सी शाबाशी हम कहेंगे कि यही आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ जो स्टॉक ज्यादा गिरावट के शिकार हो रहे हैं उसमें एक्सचेंज वाले स्टॉक्स में काफी हमने गिरावट देखी है। बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, यहां पर आज फिर से 5 से 6% के आसपास की गिरावट और फॉलोअप सेलिंग आ रही है। बीएससी में हमने भारी गिरावट देखी थी शुक्रवार के सत्र में, और आज फिर से यह शेयर टूट गया 6% के आसपास का। इस पर जरा आप व्यू दीजिए नीलेश जी। बीएससी आपको कहां तक गिरता हुआ दिख रहा है? 6000, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों पहले की बात कर रहे हैं, हफ्ते भर बमुश्किल पहले ये 6000 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे इसके। बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, आपने लगातार 5वें 6ठे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट एक नए रिकॉर्ड हाई हमें 5-6 सेशन पहले देखने को मिले थे, और एक शॉकिंगली यहाँ पे एक सडन ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर अब यहाँ से अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 4240 का है उसे इमीडिएट बेसिस पे टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पे बिकवाली ही करने की सलाह होगी। जब तक स्टॉक अपने 4750 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। निचले स्तर पर 4200 से लेके 4000 तक के लेवल निचले स्तर पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं।
ठीक है, बीएसई को लेकर रिव्यू आप सामने देखिए। 7 दिनों का ये चार्ट है, फिसल पट्टी बनी हुई है और 23%, मतलब ये कोई ऐसे हाई बीटा वाले स्टॉक्स नहीं है, लेकिन इस तरह की धुलाई एमसीएक्स आप देखिए करीब 4,700 रुपए पर आकर ये कारोबार कर रहा है। एक डेटा आपके सामने जरा लेकर आते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है, बाजार से तो एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स वो बाय कर रहे हैं और वो शेयर है होम फर्स्ट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, पीएनबी हाउसिंग है और वोल्टास है। वोल्टास के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी 3 स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं ये सारे हाउसिंग या हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट वाली ये कंपनीज ही आपको दिखेंगे। एक बैंकिंग फाइनेंशियल की भी कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। श्रीकांत जी, क्या आपको सही लग रहा है? अगर मैं चार्ट के आधार पर पूछूं, एफआईज ने कुछ तो कुछ देखा होगा, आप जरा देख के बताइए कि आपको क्या बेहतर लग रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे इनफैक्ट काफी सरप्राइजिंग है कि जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनमें एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। इनफैक्ट इस बार के कुछ एक हाउसिंग कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स वैसे ठीक ठाक थे, ऐसे डिसअपॉइंटिंग नहीं थे, आधार हाउसिंग फाइनेंस या इवन होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर्स। बट येस, ऑफ कोर्स इसमें जो अपवर्ड एक्टिविटी है वो मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि जैसे ट्रेंड है हम उसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए और करंट लेवल से हमें लगता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में और भी दिक्कत है या तो और भी करेक्शन आ सकता है। 765 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर करेक्शन अगर आता है तो जो इसके मल्टी लोज बने हुए थे तकरीबन 700 रुपए के करीब, उन लेवल्स के करीब ये करेक्ट हो सकता है, इनकी वहां तक भी ये स्टॉक गिर सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसमें अगर पोजीशन है तो इसमें कम करें और अगर शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 780 रुपए का। तो 15 से 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से शॉर्ट करें और टारगेट्स यहाँ पे रखें कुछ 700 रुपए के। एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो तो उसे बिल्कुल करंट लेवल से थोड़ा और कम किया जा सकता है। या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर, लेकिन 3:24 हो चुके हैं। नीलेश, आपसे पूछना चाहूंगी बीटीएसटी एसटीबीटी कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। आज एक हैमर जैसा कैंडल बन रहा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें कल के सेशन में देखने को मिले। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को एक फॉलोअप मूव के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 2720 से लेके 2750 रुपए तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 2650 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आपने जिक्र किया, ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे नजर डालें तो एलटीएफ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन सारी स्टॉक में, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस, इन सारे स्टॉक में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी एज अ बीटीएसटी ट्रेड लेके चल सकते हैं। 8645 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 8700 से लेके 8780 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 8540 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बीटीएसटी और एससीबीटी ट्रेड्स जो नीलेश जी ने हमें दिए। श्रीकांत जी, आपके कौन से कॉल्स होंगे आज? तो देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जो जहाँ पे रिकवरी बन रही है वो स्टॉक कुछ जैसे कि लुपिन लेबोरेटरीज है, वहां पे हमने पूरे दिन में काफी अच्छी एक्टिविटी देखी थी, काफी सस्टेन्ड एक्टिविटी देखी थी और यहाँ पे हमें लगता है कि जो इसके गेन्स है वो और भी कंटिन्यू हो सकते हैं। 1990 तक के स्तर नजर आते हैं, तो कम से कम 2000 से लेकर 2020 के लेवल्स आने वाले शायद मुझे लगता है कि इनफैक्ट बीटीएसटी के बेसिस पे अगर हम लोग करें तो कल के दिन में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो करंट लेवल से 1950-55 में लुपिन लेबोरेटरीज को लॉन्ग करें, 1925 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स जैसे मैंने कहा 2000-2025 के रख सकते हैं बीटीएसटी ट्रेड के लिए। नजरिया लुपिन पर और इसके अलावा कुछ और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स हमारे मेहमानों ने हमें दिए। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक इस स्टॉक पर याद रखें, सुबह से खबर निकल कर आई थी 1000 एम्प्लॉइज को कंपनी ले ऑफ करेगा और अब कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग और ऑटोमेशन के चलते कुछ रिडंडेंट रोल्स को उन्होंने निकाल दिए हैं। कुछ ले ऑफ्स यहाँ पर दिखेंगे, जिसके चलते स्टॉक 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। नीलेश, क्या राय होगी आपकी ओला इलेक्ट्रिक पर? 54 के आसपास स्टॉक और काफी गिरावट पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर दिखी है। बिल्कुल ठीक, आपने देखिए काफी अच्छी खासी गिरावट हम यहाँ देख चुके हैं। एक डेड कैट बाउंस देखने को जरूर मिल सकता है, बट स्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक है। तो कोई भी अगर पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की ही सलाह होगी, क्योंकि मेजर अंडरटोन यहाँ पे वीकर साइड पे है। तो कोई फ्रेश खरीदारी सबसे पहले तो अवॉइड करें।
अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 52 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए पुल बैक को प्ले करने के लिए बने रह सकते हैं। बट अगर पुल बैक अगर आता है 60, 65 या फिर 70 रुपीज तक के आसपास का, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे से लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट करने की। ठीक है जी, 3 मिनट रह गए सिर्फ, इनफैक्ट 2 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, तो कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लेके जाइएगा। शांति से मार्केट ने दिन निकाल दिया है। अच्छी चीज़ बुरी चीज़ दोनों बता देता हूँ। बुरी चीज़ ये है कि मार्केट्स के अंदर आज बहुत बढ़िया मौका था, मार्केट चाहते तो आज धड़ाधड़ कवरिंग करवा सकते थे। नई सीरीज़ की शुरुआत है, सोमवार का दिन था, सब कुछ चंगा सी टाइप था। सुबह आपको ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक मिले, गैप भी मिला, उसके बावजूद मार्केट ने उस सब चीज़ों को फिर से हटा दिया और एक डीप कुएं के अंदर चला गया था मार्केट्स के अंदर, ठीक। बट अब आप ये देखो कि मार्केट्स धीरे धीरे करके रिकवरी भी कर गया। तो निफ्टी आज फ्लैट बंद हुआ, सिग्नल कुछ नहीं देखे गया, पाने को कुछ भी नहीं पाया, खोने को कुछ भी नहीं खोया, लेकिन एक लेवल टिका गया है, वो है 22,000 का। आज वो भी खतरे में आ गया था 1 मिनट के लिए। खतरा तो 24-25 हज़ार से शुरू हो गया था, 24,000 गया, फिर 23,000 गया, फिर अब 22,000 को भी हिट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि कितनी स्पीड से और कितनी बुरी तरीके से मार्केट पिटा। 9 दिन हो जाते हैं बाजार को लाल निशान दिखाने में, 10वां दिन भी हरे निशान के लिए तरस जाता है आदमी कि कब दिखेगा हरा निशान। 100 पॉइंट ऊपर होता है तो हर तरफ हेडलाइंस बनने लग जाती हैं। एंकर से कुर्सी पे बैठा नहीं जाता, रिसर्चर से टिका नहीं जाता, डेस्क वाले छाप छाप के थक जाते हैं, रिकवरी आ गई, लेकिन ढाक के 3 पात रिकवरी फिर से रुक जाती है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना यही है कि रिकवरी आए, बहुत बढ़िया से आए, अच्छे से आए और रुक के ना आए और थोड़ा कई दिनों तक कंटिन्यू रहे। मार्जिन्स के बहुत प्रेशर्स हैं, मैं सिस्टम का आदमी हूँ इसलिए मैं थोड़ा बता पाता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा। भाव की प्रॉब्लम नहीं है इस बार, लोगों को एग्जिट की प्रॉब्लम हो रही है इस बार, क्योंकि आपको एक बार भी नहीं मौका मिला। आप 3 दिन के लिए बाजार चलाओ, फिर गिर दो, फिर चलाओ, फिर गिर दो, तो इससे होता क्या है कि चलते समय निकल जाते हैं और लोग फंसते समय फिर से मौका मिलता है। लेकिन इस बार तो हुआ क्या कि आपने जिस रेट पे फंसे उसी रेट पे फंसे ही रह गए, आप चाहकर भी नहीं निकल पाए क्योंकि मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया। 9 दिन अगर लगातार गिराओगे तो फिर ऐसे ही होगा। आज भी एडवांस डिक्लाइन वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, 700 वर्सेस 1900 शेयर है। F&O की भी एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी स्थिति खराब है। लेकिन आज जो आपको फील गुड हो रहा है ना, वो मैं बताता हूँ किस वजह से हो रहा है। कुछ बड़े शेयरों का आज पार्टिसिपेशन कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से हुआ है, जैसे IT और ऑटो। आज AI ने अच्छा काम किया, ऑटो एंड IT ने, तो थोड़ा बहुत इसका कॉम्बिनेशन आपको फील अच्छा करवा रहा है क्योंकि दोनों के बीटास थोड़े हाई हैं। कुछ सरकारी कंपनीज आज सामने निकल के आए। बुरा क्या था मार्केट्स के अंदर? बुरा यही चीज़ है कि कन्विक्शन की कमी है, और जिस समय हमें सबसे ज़्यादा बढ़िया टर्न अराउंड करना था उस समय रिलायंस का फेलियर हो जाना। 1200 का लेवल आज रिलायंस ने छोड़ दिया। अगर आप मेरे से पूछेंगे हेडलाइंस के अंदर या मार्केट के अंदर सबसे नोटिसेबल चीज़ क्या थी, तो मैं बोलूँगा रिकवरी कम, रिलायंस की कमजोरी ज़्यादा मेरे को दिखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिलायंस फर्स्ट डे तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कल नहीं होना चाहिए। अगर कल वापस भी 1200 के लेवल को रिकवर कर लेता है तो सब कुछ चंगा सी माना जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। आज का दिन मेरे को लग रहा है कि बुल्स और बियर के बीच में टफ फाइट है। बुल्स घायल हैं लेकिन फिर भी फाइटर स्पिरिट्स दिख रही है, नई सीरीज के चलते दिख रही है, और कुछ भी नहीं है। ना तो सरकार से कोई बयान आया, ना ही विदेश से कोई बयान आया। देखते हैं कल क्या होगा। श्रीकांत चौहान बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नीलेश भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी वापस मुलाकात होगी। मेरे को इजाज़त दे सकते हैं आप, आशीषा को इजाज़त दे सकते हैं। आशीषा को मैं देखता हूँ आजकल तो स्क्रीन पे रहती हैं, कभी हिंदी की स्क्रीन पर, कभी इंग्लिश की स्क्रीन पर। आशीषा आप कितने देर ऑफ एयर रहती हो? नहीं, हाँ, इंग्लिश में भी बहुत काम रहता है तो बहुत सारे शोज हो जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि सुबह जब बाजार खुलता होगा 9 बजे से लेकर, इनफैक्ट आप तो पहले से जुड़ जाते हो, तो 9 से 3:30 ये जो 6.5 घंटे का प्रोसेस है पूरी, इसमें से आधा पौना घंटा सिर्फ लंच के लिए निकलती हैं। नहीं तो आपको आशीषा से मिलना हो, देखना हो, तो या तो आप हिंदी स्क्रीन चेक कर लो या तो इंग्लिश स्क्रीन चेक लो, कहीं ना कहीं आपको बैठी हुई दिख जाएगी। ठीक है जी आशीषा जी, लगे रहिए इसी तरह से, बढ़िया से अच्छे से गाइड कीजिए। आशीषा को इजाज़त दीजिए, मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए। नमस्ते।